नमस्कार श्रोताओं, इफ यू स्टिल हैव वन मोर पॉइंट टू प्ले, नो मैटर व्हाट द स्कोर इज, यू स्टिल गॉट अ चांस टू मेक अ डिफरेंस इन योर फेवर। जी हाँ श्रोताओं, ये कहना है सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका का। उन्होंने यूएस ओपन में जिस तरह से फाइनल में अपनी जगह बनाई, वो उनके इस कथन को चरितार्थ करता है। खिलाड़ी के खेल में हार और जीत मायने नहीं रखती, बल्कि मायने ये रखता है कि उसने जीत के लिए कितनी कोशिश की। खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातें और तमाम खेल खबरों को हम लेकर आते हैं रोज शाम 7:20 पर आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ब्रूनो सोरेस और मैट पाविच ने अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। सेरेना विलियम्स यूएस ओपन से बाहर, फाइनल मुकाबला विक्टोरिया अजारेंका और नाओमी ओसाका के बीच होगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। और डेनमार्क ओपन और डेनमार्क मास्टर्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीमों की घोषणा कर दी गई है। और अब बात करते हैं यूएस ओपन की। न्यूयॉर्क में चल रहे यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ब्राजील के ब्रूनो सोरेस और क्रोएशिया के मैट पाविच ने फाइनल में सीधे सेटों में जीत दर्ज कर पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। सोरेस और पाविच की जोड़ी ने फाइनल्स में नीदरलैंड्स के वेस्ली कुलहॉफ और क्रोएशिया के निकोला मेक्टिच की जोड़ी को 7-5, 6-3 से हराया। सोरेस का ये पुरुष डबल्स में तीसरा, जबकि पाविच का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। पिछले साल जोड़ी बनाने के बाद इन दोनों ने पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। सोरेस और पाविच ने दोनों सेट में एक एक ब्रेक पॉइंट लिया। पहले सेट में उन्होंने 12वें गेम में ब्रेक पॉइंट हासिल किया। सोरेस ने क्रॉस कोर्ट विनर जमा कर ये महत्वपूर्ण अंक हासिल किया। दूसरे सेट में इस जोड़ी ने पाविच के विनर से 4-2 की बढ़त बनाई और अपनी सर्विस पर मैच और खिताब अपने नाम किया। तो कल ये बड़ा ही जिस तरह से देखें रणवीर की इंटरेस्टिंग मैच रहा, और इस जोड़ी ने जिस तरह से पुरुष डबल्स का खिताब जीता है, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोविड का जो दौर चल रहा है जी, ऐसे में बिना दर्शकों के स्टेडियम में जब खिलाड़ी खेलता है जी, तो जोश भी अपने आप लाना पड़ता है, हुंकार भी अपने आप भरनी पड़ती है, और जीत हार का फैसला जो भी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन खिलाड़ियों को जोश अपने आप लाना पड़ता है। उसके बाद इस तरह के मुकाबले हो रहे हैं तो उतना मजा तो नहीं आ रहा, लेकिन मजबूरी सबकी है जी। क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, तो इससे जूझ रहे हैं, इसलिए एक शुरुआत हुई है, ये अच्छी बात है। बिल्कुल। और जिस तरह से ये मैच हुआ है, इसके बाद अगर हम और बात करें तो अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूट गया है। और जिस तरीके से ये मुकाबला सेमीफाइनल में जिस तरीके से उन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका के हाथों उनको शिकस्त मिली, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अब आइए सबसे पहले सुनते हैं हमारे सहयोगी मुकेश की ये रिपोर्ट। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका। सेमीफाइनल में हारने के साथ ही उनका सफर थम गया। सेमीफाइनल में सेरेना को बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने 1-6, 6-3, 6-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। विश्व की 2 सुपर मॉम के बीच खेला गया ये सेमीफाइनल मैच रोमांच से भरा रहा और इसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। पहला सेट जब सेरेना ने बड़े अंतर से जीता तो 24वें खिताब के लिए उनकी जीत की उम्मीद बढ़ गई, लेकिन अजारेंका ने इसके बाद जबरदस्त वापसी की। सेरेना को शिकस्त देकर उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस साल का खिताब अजारेंका के पास होगा या नाओमी ओसाका इसे अपने नाम करेंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैच था, और जैसा कि हम कहें कि 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने के करीब थी सेरेना विलियम्स, लेकिन कल की जो उनकी हार थी, अगर हम स्कोर देखें तो 1-6, 6-3, 6-3 का रहा। पहला सेट इतने बड़े अंतर से अगर हम देखें तो सेरेना विलियम्स ने जीता, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अजारेंका ने बाजी पलट दी। देखो, ऐसा है कि सेरेना विलियम्स की बात अगर करें तो वो तो मार्गरेट कोर्ट का जो 24 खिताबों का जो एक इतिहास है जी, उस स्कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। 23 ग्रैंड स्लैम उनके पास है सिंगल्स
टाइटल की अगर हम बात करें, लेकिन विक्टोरिया अजरेंका ने पहला सेट एक तरफा तरीके से हारने के बाद जो वापसी की है, जबरदस्त वापसी, वो अपने आप में ये दिखाता है कि खिलाड़ी में कितना जुझारूपन है। और सबसे बड़ी बात ये, सेमीफाइनल मैच में अजरेंका के लिए खोने के लिए कुछ नहीं था जी, क्योंकि सेरेना विलियम्स जिस अंदाज में खेल रही थी तो लग रहा था कि वो फाइनल तक जाएंगी, टाइटल जीतना चाहेंगी, लेकिन उनका जो रथ है उसको रोकने में कामयाबी हासिल की अजरेंका ने। तो जितनी तारीफ अजरेंका की जाए वो कम है। बिल्कुल। और यहाँ 6 बार की चैंपियन सेरेना ने 1 घंटे 55 मिनट तक चले इस मुकाबले के पहले सेट में जैसा कि बताया कि 6-1 से उन्होंने जीत लिया था। पहला सेट गंवाने के बाद अजारेंका ने शानदार तरीके से वापसी की और अगले दोनों सेट जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। तीसरी वरीयता प्राप्त और विश्व की 8वें नंबर की खिलाड़ी सेरेना और अजारेंका के बीच ये 23वां मुकाबला था, जिसे 5वीं बार अजारेंका ने जीता है। अजारेंका ने जीत के साथ ही सेरेना से 2012 में यूएस ओपन के फाइनल में मिली हार का बदला पूरा कर लिया। अजारेंका को सेरेना के हाथों 2012 यूएस ओपन के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। अजारेंका ने इस मैच में 24 विनर्स लगाए, जबकि सेरेना ने 35 विनर्स लगाए। इस जीत के साथ ही अजारेंका वेस्टर्न एंड सदर्न टूर्नामेंट और यूएस ओपन को मिलाकर लगातार 11 मुकाबला जीत चुकी हैं। सेरेना के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद अजारेंका ने कहा कि चैंपियन के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलने को मैं एक बड़ा अवसर मानती हूं। फाइनल में पहुंचने के लिए मुझे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हराना था और मैंने ऐसा ही किया। अजारेंका ने कहा कि उम्मीद करती हूं कि इससे महिलाओं को अपने सपने पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आप सिर्फ एक पहचान से ही आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे जीवन में कई चीजें होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि महिलाएं जानती हैं कि वो जो चाहे वो कर सकती हैं। और शायद उनका ये जो कथन है, जिस तरह का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बातें कही, उससे लगता है कि कहीं न कहीं उनके अंदर वो चैंपियन पहले से मौजूद था। और सबसे बड़ी बात यह, अगर सिंगल्स टाइटल की बात करें ग्रैंड स्लैम के, तो जहां सेरेना विलियम्स के पास 23 टाइटल्स हैं, अजरेंका के पास सिर्फ 2 टाइटल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का उस खिलाड़ी ने खेल दिखाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। पहला सेट गंवाने के बाद बहुत ज्यादा गुंजाइश रह नहीं जाती जी, और इतने बड़े अंतर से हारने के बाद आपका हौसला खत्म हो जाता है। और वापसी भी इस तरह से कि फिर स्ट्रेट 6-3 के स्कोर से उन्होंने उनको मात दी और उनका जो सेमीफाइनल का जो रथ था वो वहीं रुक गया। तो अभी उनको और लंबा इंतजार करना पड़ेगा मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की बराबरी करने के लिए। और जहां तक अजरेंका की बात है, तो देखते हैं फाइनल में दोनों खिलाड़ी तकरीबन बराबरी पे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। दोनों के पास ही 2-2 ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं, चाहे नाओमी ओसाका की बात करें या अजरेंका की, तो तकरीबन दोनों बराबर के खिलाड़ी हैं। लेकिन हाँ, पावर प्ले में अजरेंका कहीं भारी पड़ती हैं, वो देखना होगा। जी बिल्कुल। और एक दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ओसाका का अमेरिकी खिलाड़ी जेनिफर ब्रॉडी से मुकाबला हुआ, जिसमें ओसाका ने ब्रॉडी को 7-6, 3-6, 6-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के साथ ही ओसाका ने अपना लगातार 10वां मैच जीता है। यूएस ओपन से पहले ओसाका वेस्टर्न सदर्न ओपन के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन चोट के कारण उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। ओसाका की नजरें अब तीसरा ग्रैंड स्लैम जीतने पर होंगी। ओसाका 2018 में यूएस ओपन की विजेता रही हैं, तो ये कहीं न कहीं एक पूर्व चैंपियन है और ये मुकाबला अपने आप में बड़ा दिलचस्प होने वाला है। 2012 में अजरेंका ने भी यूएस टाइटल जीता था और 2013 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, बैक टू बैक ये 2 जीते थे। ऐसा करने वाली वो जेनिफर कैप्रियाती के बाद दूसरी खिलाड़ी बनी थी। तो अब देखते हैं दोनों खिलाड़ियों का मुकाबला कैसा रहता, फाइनल किस ओर जाता है। बिल्कुल। तो इसके एक मैच पर स्पोर्ट्स स्कैन की नजर बनी रहेगी और हम आपको ताजा अपडेट्स देते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और इस समय ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने, अगर हम बात करें तो 24वें ओवर में 5 विकेट पर 123 रन बना लिए थे। अभी हमारे पास और अपडेट आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया टीम हालांकि अपने स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के बिना खेल रही है, क्योंकि अभ्यास के दौरान एक गेंद उनके सिर पर लग गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि एहतियात के तौर पर ऐसा किया गया है। कल ये घटना हुई जब कोचिंग स्टाफ का एक सदस्य नेट पर गेंद फेंक रहा था और एक गेंद स्मिथ के सिर पर लग गई थी। यहां पे अगर हम और खिलाड़ियों की बात करें तो मार्क स्टोइनिस ने 43 रन बनाए, जबकि वार्नर, फिंच और लबुशाने और कैरी कोई बड़ा स्कोर
अभी नहीं बना सके हैं, किस तरीके से देखते हैं? और अभी जो हमारे पास ताज़ा अपडेट है, 5 विकेट पर 136 रन हो चुके हैं और 27वां ओवर समाप्ति पर है, 1 गेंद बची है। 28 ओवर पूरे हो गए हैं जी, और 136 रन है 5 विकेट पर, तो बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर तो नहीं अभी तक हो पाया है जी। और मेन जो बैटिंग लाइनअप है वो तकरीबन आधी बैटिंग लाइनअप धराशायी हो चुकी है जी। तो इंग्लैंड ने जिस तरह से पहले पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में, फिर T20 में, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को T20 में जिस तरह से हराया है जी, तो विजय के जिस घोड़े पर सवार है इंग्लैंड की टीम, आज के मैच में भी ऐसा ही लग रहा है। अभी तक मैच उनके कंट्रोल में है और बाकी देखते हैं कि मैच का अंत किस तरफ जाता है। बिल्कुल। और इंग्लैंड की टीम की अगर हम देखें तो हौसले बुलंद हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने 3 T20 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भी इंग्लैंड शीर्ष पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पर है। इंग्लैंड के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 45 साल बाद लगातार तीसरी द्विपक्षीय सीरीज जीतने का मौका है। अंतिम बार टीम ने 1977 में ऐसा किया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 149 मुकाबले हुए हैं और ये वाला 150वां मुकाबला चल रहा है। ये इस वजह से भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम देखें तो भी ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुझे लग रहा है जिस तरह अभी तक जो इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं जी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी तरह से बांध के रखा है, ज्यादा स्कोर उनको करने नहीं दिया है। ओपनर्स बहुत सस्ते में गए हैं। उसके बाद टीम ने थोड़ा सा संभलने की कोशिश की है, लेकिन 28 ओवर के बाद 137 रन है, 5 खिलाड़ी आउट है, तो अभी तक तो मैच जो है इंग्लैंड के कंट्रोल में है। बिल्कुल, बहुत बड़ा स्कोर नहीं है अभी तक। और जैसा कि हमने बताया कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 149 मुकाबले हुए हैं, जिनमें इंग्लैंड ने 62 जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 82 मैच जीते हैं। 2 मैच टाई रहे, जबकि 3 का परिणाम नहीं निकल सका। इंग्लैंड की टीम वनडे में पहली बार किसी टीम के खिलाफ 150वां मैच खेलेगी। दोनों के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर, अगर यहां इस मैदान की अगर हम बात करें तो 12 मुकाबले हुए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 7 जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 5 जीते हैं। तो ऑलमोस्ट बराबरी का मुकाबला है, लेकिन जिस तरह से ये विकेट खोए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, तो लगता है मैच इंग्लैंड के कंट्रोल में है इस वक्त, इतना ही कह सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से इसके पहले भी इंग्लैंड ने जो पाकिस्तान वाली अगर हम सीरीज की बात करें और उसके बाद दूसरा मतलब इस कोरोना महामारी के बाद जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने दोबारा से खेलना शुरू किया और बहुत अच्छा और मजबूत टीम के रूप में उभर के सामने आ रही है। बराबर, चाहे टेस्ट मैचेज हो, T20 हो, वनडे मैचेज हो, कहीं भी वो हल्के नहीं पड़ रहे हैं। और पहले पाकिस्तान को और अब ऑस्ट्रेलिया को T20 में जिस तरह से 2-1 से हराया, वो बड़ी बात है। और विजय रथ पर सवार है, मैच पूरा कंट्रोल में है, अभी आधी इनिंग हो चुकी है जी। और देखना दिलचस्प होगा कि 150वें मैच में क्या कुछ रहता है। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। डेनमार्क ओपन और डेनमार्क मास्टर्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीमों की घोषणा कर दी गई है। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बी साई प्रणीत फिटनेस संबंधी चिंताओं को लेकर प्रतियोगिता से हट गए हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ ने कल डेनमार्क ओपन और डेनमार्क मास्टर्स के लिए भारतीय टीमों की घोषणा की। डेनमार्क ओपन का आयोजन 13 से 18 अक्टूबर और डेनमार्क मास्टर्स का 20 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। डेनमार्क ओपन में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु शामिल हैं, जबकि डेनमार्क मास्टर्स में साइना नेहवाल, अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी हिस्सा लेंगे। तो इस बार की अगर हम बात करें डेनमार्क ओपन और डेनमार्क मास्टर्स की, तो बहुत सारे भारतीय खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस लिया है। और इनफैक्ट न सिर्फ भारतीय बल्कि अगर हम देखेंगे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो इस बार जिस तरह से जो डेनमार्क ओपन होने जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? देखो, वैश्विक महामारी के चलते तमाम खेलों पर इसका असर तो पड़ा है। जैसे यूएस ओपन की अभी बात करें, टॉप के 3 प्लेयर्स, हालांकि जोकोविच खेल रहे थे लेकिन वो एक अपनी गलती की वजह से बाहर हुए, लेकिन चाहे रॉजर फेडरर की बात करें, राफेल नडाल की बात करें, उन्होंने सिर्फ कोरोना के चलते इस टूर्नामेंट से नाम वापस लिया था। तो 3 बड़े प्लेयर वैसे आउट हुए। उसके बाद और तमाम खेलों में भी हो रहा है, चाहे आईपीएल में देखें, सुरेश रैना बाहर आ गए हैं या हरभजन सिंह ने नाम वापस लिया। तो उसी तरह से बैडमिंटन में भी असर पड़ रहा है, बड़े प्लेयर्स जो है आने से थोड़ा बच रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे रणवीर एक खास बात यह है कि जो फ्रेंच ओपन होगा, तो उसमें 20,000 दर्शकों के साथ उसकी शुरुआत हो रही है। तो पहली बार दर्शक मैदान में कोरोना काल के बाद देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और ये खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छी बात होती है, दर्शक जब आते हैं उनका जो जज्बा है खिलाड़ियों का वो बढ़ता है अपने फैंस को देखने के बाद।
बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि इसके पहले इनका शिविर लगा हुआ था और पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत या जो सब साइना नेहवाल, अश्विनी पोनप्पा है, एनसिक्की रेड्डी हैं, जो सारे खिलाड़ी इस टूर में जा रहे हैं, तो इस शिविर में भी ये लोग शामिल हुए हैं और काफी इसकी तैयारी कर रहे हैं। आगे देखो, हिंदुस्तान में क्रिकेट के अलावा अगर हम टीम गेम्स की बात करें तो पहले नंबर पे जहां तक मैं समझता हूं शूटिंग है, शूटिंग के बाद बैडमिंटन ऐसा खेल है जिसमें हम वर्ल्ड के टॉप 20 में हमारे तमाम प्लेयर्स, चाहे मेल चाहे फीमेल, वो शामिल हैं। तो टीम हमारी बहुत मजबूत है और देखते हैं वहां किस तरह का प्रदर्शन ये करते हैं। हालांकि पीवी सिंधु की 2 दिन पहले खबर आई थी कि उन्होंने उबेर कप से अपना नाम वापस लिया था, लेकिन मास्टर्स में खेलने जा रही हैं उसी देश में, ये थोड़ा सा अचंभे वाली बात है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय खिलाड़ी टीम में शामिल हुए हैं वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे और कहीं न कहीं देश का नाम रोशन करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर का। बीसीसीआई ने 30 सितंबर को होने वाली अपनी सालाना आम बैठक कोरोना वायरस महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है, क्योंकि इसे ऑनलाइन आयोजित नहीं किया जा सकता। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने प्रदेश इकाइयों को इसकी सूचना दे दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के तहत पंजीकृत है और उसे हर साल 30 सितंबर से पहले एजीएम करानी होती है। मामले पर कानूनी राय लेने के बाद बीसीसीआई ने एजीएम बाद में बुलाने का फैसला किया है। काफी लोगों को रणवीर इस एजीएम का इंतजार था। इसके फैसले बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, आगे आने वाली रणनीति तय की जाती है, तो ये फिलहाल स्थगित हो गई है। हाँ, आप देखते हैं कि जब मीटिंग होगी उसके बाद किस तरह के फैसले रहते हैं। डोमेस्टिक सीजन मेन है, उसके बारे में भी तमाम चर्चाएं होनी थी, लेकिन फिलहाल के लिए वो टल गई हैं। बिल्कुल, और जिस तरह का बीसीसीआई ने अगर हम देखें तो आईपीएल भी काफी नजदीक है और उसके मुकाबले भी मतलब जिस तरह से विभिन्न प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत खेले जाएंगे और टीम्स अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कोरोना के दौर में और इतनी सारी प्रिकॉशंस के साथ किस तरह से जो टीमें हैं वो अपना जौहर दिखाती हैं। बिल्कुल, कहते हैं ना, रेगिस्तानी धरती पर जो क्रिकेट के मैचेस होंगे तो शारजाह, दुबई और अबू धाबी में वो मैचेस खेले जाएंगे। तो देखते हैं, शारजाह में क्रिकेट वापस लौट रही है काफी समय के बाद। हालांकि पाकिस्तान तो अपना होम सीजन वहीं खेलता है, तमाम विदेशी टीमों के साथ उसने होम ग्राउंड शारजाह को ही बनाया हुआ था। अब आईपीएल वहां हो रहा है, तो देखते हैं किस तरह का धूम धड़ाका रहता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने बात कही थी रणवीर की, कोई भी टूर्नामेंट जब बिना दर्शकों के होता है तो कहीं न कहीं खिलाड़ियों के मनोबल पर असर पड़ता है और आईपीएल हमेशा से अपने कलर्स के लिए जाना जाता है। जब दूर से खिलाड़ी तो अपनी यूनिफॉर्म में होते ही हैं अपनी अपनी टीम्स की, लेकिन जो दर्शक, जो प्रशंसक, जो उनके फैंस मैच देखने जाते हैं वो भी उसी तरह की टी शर्ट पहन के जाते हैं हर विकेट पर। जी हाँ, तो एक अलग सा रंग, एक अलग सा कलर मैदान में नजर आता है और वो शायद इसके मोमेंटम को और बढ़ा देता है। इस बार थोड़ा सा वो सब चीजें नहीं रहेंगी तो कह सकते हैं थोड़ा सा डल रहेगा, लेकिन टीवी पर तो दर्शक जो है पूरा आनंद ले पाएंगे। जी हाँ। और चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्फ की। स्विट्जरलैंड में चल रही लेडीज ओपन गोल्फर टूर्नामेंट में भारतीय गोल्फर त्योषा मलिक पहले दौर के बाद 17वें स्थान पर हैं, लेकिन हमवतन दीक्षा डागर को शुरुआत में बर्डी बनाने के बावजूद संघर्ष करना पड़ा। त्योषा ने हाल की अपनी अच्छी फॉर्म बरकरार रखी और एक अंडर 71 का कार्ड खेला। इसके विपरीत दीक्षा ने बर्डी ने शुरुआत की, लेकिन आखिर में उनका स्कोर 15 ओवर 87 का रहा। दीक्षा ने पहले होल में बर्डी बनाई। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रणवीर, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा की और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।